कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थी देख सकते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 देखिए इसकी धमाकेदार तैयारी के लिए मैं आपके पास लेकर के आ चुका हूँ सभी क्वेश्चंस जो कि आपके 2, 3 एवं 4 अंकीय रहेंगे, जो कि आपके पूछे जाने हैं ना। और वही क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और जो आने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए आप त्रैमासिक परीक्षा को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसके अंक जोड़े जाते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी। और अच्छी तरीके से पढ़ाई कैसे होगी भाई, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे ना, बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूँ इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे और जरूर आएंगे। मैं ऑब्जेक्टिव की अलग से वीडियो डाल दूंगा, इसमें 2 और 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आंसर भी साथ में दे रहा हूँ। और क्यों नहीं बाहर से आएगा, क्योंकि ये सिलेबस पर आधारित है, आपका जो शैक्षणिक कैलेंडर है उस पर आधारित है, तो बाहर से कैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपकी यही चैप्टर्स आने हैं और इसमें मैंने इन्हीं के आंसर और क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हैं, तो बिल्कुल बाहर से आने की संभावना नहीं है। देखिए सबसे पहले हम 2 अंकीय प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, मूल संकल्पना क्या है। भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे 2 अंकीय रूप में पूछा गया है। यहाँ पे आंसर दिया गया आपका, मूल एक संख्या है जिसका मान 6.022 इंटू 1023 होता है। यह सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन आदि की संख्या को प्रदर्शित करने की एक इकाई है ना। तो मूल क्या है, मूल संकल्पना क्या है, मूल संकल्पना के बारे में बताया गया है। और मूल क्या है, तो मूल जो है आयन हो गया, अणु हो गया, परमाणु हो गया, इनकी संख्या होती है, इनको प्रदर्शित करने की जो क्या है एक इकाई है, एक यूनिट है मूल, है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर बताया गया है, बिल्कुल से याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है सीमांत अभिकारक क्या है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो फिजिक्स का वीडियो डल चुका है ना उसको जाकर के देख लेना। मैंने सभी क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2, 3, 4 नंबर के भी कवर करवा दिए हैं, मतलब फिजिक्स का पेपर पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, हिंदी का भी, है ना। देखिए सीमांत अभिकारक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह सबसे पहले समाप्त हो जाता है, वह पहले समाप्त हो जाता है। ऐसे क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक या अभिकारक, है ना, क्योंकि वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। सीमांत, है ना, मतलब उसकी सीमा का अंत हो जाता है, सीमित कर देता है। तो यहाँ पे देखें संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक होता है ना कम मात्रा में उपस्थित रहता है, पर वह पहले समाप्त हो जाता है। पर भले ही वह कम मात्रा में हो, मतलब वो कम मात्रा में हो तभी तो वह पहले समाप्त हो जाएगा, तो उसकी सीमा मतलब उसका वो जल्दी समाप्त हो जाता है क्योंकि वह सीमित रहता है, इसलिए उसे सीमांत अभिकारक कहते हैं ना। यही सीमांत अभिकारक रहेगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। देखिए आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, है ना। हर एक वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको आंसर दिया गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। 1 ग्राम बराबर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन का भार यहाँ पे आपको दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना भाई, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए इसे आपको याद कर लेना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अभी इसे कर लीजिए, क्योंकि आपके में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपका छूटे नहीं, है ना। इसी तरीके से आपको तैयारी करके चलनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अफवाह सिद्धांत क्या है। भाई इतनी बार ये क्वेश्चन आया ना, मैं क्या बताऊँ, है ना, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत हर बार लगभग आता ही है ना। जिस उपकोष के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है ना, इसके अकॉर्डिंग जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, है ना, वो दिए गए हैं दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब इसका क्वांटीकरण को समझाइए। भाई इसका मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी से भी पूछ लेना, है ना, जो 11th कर चुका है तो वो यही कहेगा। ये क्वेश्चन हमें परीक्षा में बार बार देखने को मिलता है, याद कर लेना अच्छी तरीके से। आवेश का वह न्यूनतम मान, है ना, जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहा जाता है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब इसका स्थानांतरण ई के गुणज के रूप में होता है तथा न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है। देखिए मैंने इतने शॉर्ट करके लिखा है जितना आपको बिल्कुल लिखना चाहिए और आपको अंक मिलेंगे, अंक कटने के कोई चांसेस नहीं है, बिल्कुल इतने ही शब्दों में आपको आंसर लिखना है ना। देखिए आपका दिया गया, हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में यहाँ पे एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार, देखिए सिद्धांत तो केवल इतना सा है, मैंने हाईलाइट करके रखा है और ये थोड़ा उसके बारे में बताया गया है तो आपको याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है। तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या है, किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक स्थान एक साथ करना जो है असंभव है ना, ये हाइजेनबर्ग कहते हैं। यही इनका असंभव मतलब अनिश्चित है, अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है इनका, है ना।
याद रखिएगा। इसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम, भाई ये अथवा में आ जाते हैं एक दूसरे के, हाइजेनबर्ग का निश्चयता सिद्धांत अथवा में आ गया पाउली का अपवर्जन नियम, है ना। तो याद रखिएगा ये रहेगा आपका पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार यहाँ पर किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं का मान जो है समान नहीं होता है। देखिए पाउली का जो अपवर्जन नियम है इसकी मदद से ना आवर्त सारणी में के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जरूर से याद रखेंगे, ये पॉइंट जो है बनता है ना, तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको मेन चीज़ बताते जा रहा हूँ, आप जरूर से इसको अच्छी तरीके से पढ़ते जाएंगे, है ना। हुंड का नियम क्या है? हुंड का नियम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक के रूप में बनता है। ओके, देखिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा एक, यहाँ पे देखिए हुंड ने 1925 में उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक नियम निर्धारित किया, है ना। इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए, विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए, है ना, जिसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहा जाता है। वो नियम क्या कहता है? हाईलाइटेड है, यहाँ पे देख सकते हैं। किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। भाई युग्मित कैसे होंगे? मतलब ये कि एक तो चाहिए ही, मतलब वहाँ पे एक होगा तब दूसरा जाएगा तब ना युग्मित होंगे। तो यही यहाँ पे वो कहते हैं। और आगे कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, साथ ही पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पूर्ण रूप से आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होता है ना। तो ये यहाँ पे जो है हुंड का नियम रहेगा। इसके बाद आर्हीनियस समीकरण क्या है? तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ही बार पूछा गया है और सही जोड़ी में बन जाता है। एक तरफ आर्हीनियस समीकरण लिखा होता है और एक तरफ ये लिखा होता है ना। तो आपको इसकी जोड़ी किससे मिलानी होती है? इससे, है ना। तो बिल्कुल से याद रखिएगा, समीकरण क्या है आर्हीनियस का? K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT, है ना। ये देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये अपॉन RT, है ना, ऐसे लिखा हुआ है K बराबर, है ना। ये भी आप लिख सकते हैं, इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसे इसके रूप में दर्शाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। इसके बाद ली सातैलिए का सिद्धांत क्या है? ली सातैलिए का सिद्धांत क्या है भाई? सन 1885 में ली सातैलिए ने उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रासायनिक साम्य पर ताप दाब व सांद्रण के गुणात्मक प्रभाव को एक नियम के रूप में दर्शाया। और ली सातैलिए का सिद्धांत या नियम ये कहता है कि यदि किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप दाब व सांद्रण में कोई परिवर्तन किया जाए तो साम्य इस प्रकार से विस्थापित होगा जिससे परिवर्तनों को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सके। देखिए आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। आप भले ही वीडियो को 2x में करके देख लीजिए पूरा, है ना। आप मतलब स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, हर एक क्वेश्चन को सुनिए। आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, है ना। आपकी तैयारी हो रही है। साम्य स्थिरांक Kp व Kc में संबंध स्थापित कीजिए। भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है और कई बार ये 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर इसमें नहीं है, लेकिन आपको जरूर से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ओस्टवर्ल्ड का तनुता नियम लिखिए भाई। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में सही जोड़ी में बन सकता है ना, तो जरूर से याद रखना। और एक शब्द या वाक्य के उत्तर में भी आ सकता है ना। तो ओस्टवर्ल्ड का तनुता नियम क्या कहता है? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा विलयन के तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसका गणितीय रूप आपके समक्ष प्रस्तुत है, देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समायन प्रभाव क्या है? भाई प्रभाव तो आना ही है एक ना एक, है ना। समायन प्रभाव को देख लेते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में किसी सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन, है ना। मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में किसी सम आयन युक्त, मतलब जो अपन लिख रहे हैं सम आयन, है ना, युक्त प्रबल विद्युत, दुर्बल के विलयन में प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन जो है कम हो जाता है। मतलब जिसको हम प्रबल में मिलाएंगे तो दुर्बल का जो है आयनन कम हो जाता है। यह प्रभाव जो है सम आयन प्रभाव कहलाता है ना। इसका प्रभाव कम हो गया, सम हो गया, सम मतलब कम हो गया, समान हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसे हम कह सकते हैं ये समायन प्रभाव कहलाता है। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद कार्बोकैटायन की संरचना, भाई 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कार्बोकैटायन की संरचना धनावेशित कार्बन परमाणु संकृत होता है तथा एक पी कक्षक जो है रिक्त होता है। देखिए ये रहेगी कार्बोकैटायन की संरचना। आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आप इसे बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद परिरक्षण प्रभाव क्या है? देखिए समायन प्रभाव हम देख चुके हैं, अब परिरक्षण की ओर यहाँ पे नज़र डालते हैं। स्क्रीनिंग प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? स्क्रीनिंग प्रभाव, याद रखिएगा। यह आंतरिक सेल, है ना, इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में कमी का प्रभाव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक को ढाल देते हैं। ये आपका यहाँ पे आपको दिया गया है
परिरक्षण प्रभाव। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एन की आयनन एंथैल्पी ओ से ज़्यादा होती है ना, ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्यों? तो आपको यही समझाना है, ये आपको पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है ना। इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए भाई। तो वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को दर्शाता है ना, तो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2O है ना, 2O यहाँ पे इस तरीके से है वो, है ना, CH2O है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये रहेगा आपका। तो इसे आप जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक के रूप में बनेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो ताप का विलयन की मूललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए मूललता की बात की रही है यहाँ पे, क्या पूछा गया? मूलरता, है ना, लेकिन मूलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है भाई। तो मूलरता में परिवर्तन होता है ना, मूलरता का ही पूछा गया है। और याद रखिएगा कि ताप का विलयन की मूललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्ट में ये बन सकता है, बिल्कुल से इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट लेकर करके रखें, लिख लीजिए जहाँ भी लिख रहे हैं आप, जैसे भी, है ना, तो बिल्कुल लिख करके रख लो। मूललता में परिवर्तन होता है, जबकि मूललता में ताप से विलयन की मूललता में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप बढ़ाने से मूललता का मान घट जाता है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट में कई बार क्वेश्चन बना है कि विलयन की मतलब विलयन का ताप बढ़ाने पर मूलरता पर क्या परिवर्तन पड़ता है। तो मूलरता जो ताप बढ़ता है तो विलयन का जो मूलरता का मान जो है घट जाता है, बिल्कुल याद रखना। इसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। जब उचित आवृत्ति तरंगदैर्घ्य या ऊर्जा का प्रकाश कुछ धातुओं पर आपतित होता है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, है ना। जब उचित ऊर्जा, है ना, विद्युत उस पर प्रभाव डाला जाए तो उचित ऊर्जा तरंगदैर्घ्य ऊर्जा का प्रकाश कुछ धातुओं पर आपतित होता है, मतलब कुछ धातुओं पर प्रभाव पड़े ऊर्जा का, है ना, तरंगदैर्घ्य पड़ी, आवृत्ति पड़ी, है ना, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन उसमें से उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसके बाद है ज्यामितीय समावयवता क्या है। ये पिछली बार शायद क्वेश्चन आया था, तो इसे जरूर से कर लेना भाई। ज्यामितीय समावयवता को यहाँ पे समझाया गया है, ये आपको पूरी दी गई है, इसका कारण आपको लिखना है ना, क्या है वो तो अलग से क्वेश्चन बनेगा इसका, लेकिन यहाँ पे इसका कारण यहाँ पे दिया गया है। इसके कुछ डायग्राम भी बनते हैं, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर इसके देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद हमारे आते हैं 3 अंकीय प्रश्नोत्तर। तो भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, है ना, तो बताइएगा, है ना। देख सकते हैं प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में 2 अंतर लिखिए, है ना। प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 अंक के रूप में। देख सकते हैं प्रेरणिक प्रभाव के 2 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे, 3 और 4 पॉइंट दिए गए हैं ना। तो इन चारों को आप याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यदि आप एक एक्स्ट्रा लगते हैं तो आपके अंक कटने के कोई चांसेस नहीं रहते। प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है ना, एक स्थायी प्रभाव है। यह प्रभाव सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है ना। जब सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है तब प्रेरणिक प्रभाव वहाँ पे दिखाई पड़ता है ना, उत्पन्न होता है। आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋणावेश होता है इस प्रभाव में, है ना। इसके कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ये रहेगा प्रेरणिक प्रभाव का मैटर भाई। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का देखेंगे नीचे। प्रेरणिक प्रभाव क्या था? स्थायी प्रभाव था, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो है एक अस्थायी प्रभाव है ना। यह प्रभाव बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। यह प्रभाव पाई बंध के, वो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता था। यह पाई बंध के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है? पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का जब विस्थापन होगा तो ये उत्पन्न होगा, कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। और पूर्ण धनावेश तथा पूर्ण ऋणावेश होता है, इसके कारण योगात्मक अभिक्रियाएँ होती हैं। जबकि जो आपका ये ऊपर प्रेरणिक प्रभाव है उसके कारण प्रतिक्रिया, मतलब वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भाई ये 2 नंबर में भी बन सकता है और 3 नंबर में भी, है ना, तो बिल्कुल से इसे कवर कर लीजिएगा। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं, है ना। इसी समानता के कारण तो उन्हें रखा गया है वहाँ पे और होते हैं। देखिए तो समझ लेते हैं, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान प्रकार के होते हैं, अर्थात उनकी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है ना। मतलब उनकी जो कक्षा होती है, इलेक्ट्रॉनों की कक्षा होती है
इलेक्ट्रॉनों की कक्षा होती है, उनकी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो उनके गुण समान होते हैं, उनके विन्यास समान होते हैं, है ना। तो इसी कारण के जो एक ही वर्ग में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है ना। तो यही याद रखेंगे पॉइंट। इसके बाद है सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर लिखिए भाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के रूप में ज़रूर से कर लेना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपकी ज़रूर से कहीं ना कहीं हेल्प की जाएगी। तो बिल्कुल से जुड़ जाइएगा हमसे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हमारा ग्रुप भी है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अपना चैनल तो है ना। तो बिल्कुल से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिग्मा बंध एवं पाई बंध देख सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा है ये, है ना। सिग्मा बॉन्ड जो है बहुत मजबूत बंध होता है, ये क्या है, ये पाई बंध की तुलना में कमज़ोर होते हैं। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। सिग्मा बंधों में बंध की धुरी के चारों ओर बेलनाकार सममिति होती है, और पाई बंधों में कोई समरूपता स्पष्ट नहीं होती है ना। इसके बाद क्या दिया गया है, चौथा अंतर भी नीचे दिया गया है। सिग्मा बंध काले परमाणु या अणु कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, और ये बंध है, बंध वाले यानी कि पाई बंध वाले परमाणु या अणु अधिक इलेक्ट्रॉन समृद्धि के कारण केवल क्या है, केवल सिग्मा बंध वाले परमाणुओं या अणुओं की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। चौथा अंतर दिया गया है, दो दिए गए परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन के निर्माण में के दौरान केवल एक बंध बनता है। इसमें क्या है, दो बंध मौजूद हो सकते हैं ना, दो परमाणुओं के बीच, इसमें केवल एक ही बंध बनेगा दो परमाणुओं के बीच, इसमें दो भी हो सकते हैं ना। इसके बाद है BeF2 तथा OF2 दोनों त्रिपरमाणुीय अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियां अलग अलग हैं, क्यों? इसका आंसर आप जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आगे नीचे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, 4 नंबर के हैं अभी, है ना। इन कुछ क्वेश्चन के आंसर इसमें नहीं मैंने इंक्लूड कर पाए, लेकिन आप लोग जरूर से ढूंढ करके इनको कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं छोड़ना नहीं चाहता कि अगर मेरे पास आंसर अवेलेबल नहीं है, जल्दी में मैंने ये कंप्लीट किया है, तो आप लोग जरूर से इनके आंसर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, कर लेंगे, इसी के इसको भी कर लेंगे। निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपको 2 अणु दिए गए हैं, इनमें आपको सिग्मा और पाई बंधों की संख्या निकाल ली है। इसके बाद संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार में अंतर लिखिए। तो संयुग्मी अम्ल दिया गया है, इनसे क्या समझते हैं भाई, अंतर ही एक तरीके से कह सकते हैं कि है ना। इसका उदाहरण भी साथ में दिया गया है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुग्मी अम्ल क्या होता है। अणु या आयन द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद बना हुआ इस संयुग्मी अम्ल कहलाता है। इसके बाद संयुग्मी क्षार दिया गया है, इसका उदाहरण भी साथ में आपको दिया गया है। आपके समक्ष ये उत्तर है पूरा उदाहरण के साथ, तो देख लेंगे। ओके, चलिए 4 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 अंक के रूप में। और फिजिक्स का वीडियो भाई जरूर से देख लेना, है ना। फिजिक्स का वीडियो देख लेंगे तो उससे आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाए हैं एक वीडियो में, एक में 2, 3, 4 अंक के क्वेश्चन पूरा खत्म, है ना। तो ये आपको पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पदार्थ मतलब प्रकाश की जो द्वैतीय प्रकृति होती है, अगर प्रकाश की प्रक्रिया होती है तो उसमें किन किन का रोल होता है भाई। व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, है ना। उसके तरंग व्यवहार के कारण समझाया जा सकता है। किंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णपिंड विकिरण एवं क्रॉम्पटन प्रभाव जैसी घटनाओं का स्पष्टीकरण केवल प्रकाश के कणिका व्यवहार द्वारा ही किया जाता है। अतः आइंस्टीन ने सुझाव किया कि प्रकाश की प्रकृति तरंग एवं कणिका दोनों प्रकार की होती है, डुअल प्रकार की होती है ना। इसी आधार पर फ्रांस के वैज्ञानिक थे कौन, लुइस डी ब्रोगली, है ना, जिन्होंने डी ब्रोगली समीकरण का प्रतिपादन किया। ने सन 1924 में यह परिकल्पना दी कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति है ना, तरंग एवं कण दोनों, है ना, यही तो न्यूटन ने आइंस्टाइन ने कहा था कि दोनों प्रकार की होती है ना, दोनों प्रकार की, ये यहाँ पे तरंग और कणिका दोनों प्रकार की होती है। उसी प्रकार गति करते हुए पिंडों या कणों में भी तरंग प्रकृति होती है। प्रत्येक द्रव्य कण से संबंधित इन तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं। इसकी पुष्टि डेविसन एवं जर्मर द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉन परिवर्तन के प्रयोग द्वारा होती है। यह आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है डी ब्रोगली समीकरण, आपको समझाया गया है, और यहाँ पे डी ब्रोगली समीकरण का गणितीय रूप दिया गया भाई। कई बार ये यहाँ पे सही जोड़ी में पूछा गया है, एक शब्द या वाक्य उत्तर में पूछा गया है कि डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, तो यही आपको लिखना होता है, लैम्बडा बराबर H/mv², है ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये रहेगा आपका डी ब्रोगली के अनुसार गतिमान कण से संबंधित तरंग का तरंग दैर्घ्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग रहेगा, लिखना होगा, है ना। ये आपका 3 अंकीय रूप में क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे इंक्लूड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे कर लेंगे। एक ही वर्ग में उपस्थित, वैसे ही मैंने करवा दिया शायद, है ना, ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अणु कक्षक सिद्धांत क्या है? O2 एवं Ng अणु की चुंबकीय प्रकृति की तुलना कीजिए। ये पूरा आंसर इसका दिया गया है, और नीचे भी इसका आंसर दिया गया है, देख सकते हैं। कुछ इसके पॉइंट दिए गए हैं ना, कर लेंगे कंप्लीट।
इसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, है ना। तो ये समझा देता हूँ मैं, इनमें अंतर भी कई बार आया है और परिभाषा भी आई कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को समझाइए। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता रखें, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। जो नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं, नाभिक से स्नेह रखते हैं, है ना, नाभिक के प्रति बंधुता रखते हैं, तो वो नाभिक स्नेही कहलाते हैं। बस अंतर तो इतना हो गया, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगा, इलेक्ट्रॉन से बंधुता रखेगा, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। जो नाभिक से जो है बंधुता रखेगा, वो नाभिक स्नेही है ना, आकर्षित होते हैं। तो यही आपका इसका मेनली तो रहेगा, और आपको इसका उदाहरण भी दिया गया है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा रहेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है और इसका प्रभाव जो है स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेंगे। इसके बाद है क्रियात्मक समूह समावयवता और स्थान समावयवता को एक उदाहरण देकर समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान समावयवता हो गई, है ना, समूह समावयवता कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण से समझाइए, दोनों को कर लीजिएगा, मैंने ऊपर वैसे इनको बता दिया है। निम्न को समझाइए, गुणित अनुपात का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ऊपर हमने पढ़ा था पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, और गुणित अनुपात का नियम कर लीजिएगा जरूर से। अलग से 2 नंबर में भी आ सकता है और ऐसे 4 नंबर में भी आ सकता है, आपको दे देंगे, है ना, तो इनको समझाना होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है। हमने ऊपर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ लिया था, इसका गणितीय रूप लिखिए, है ना। तो ये आपका छोटे रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग रूप में भी आ सकता है, जब आपको इसको पूरा हल करना होगा। पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ऊपर। इसके बाद है कक्ष व कक्षक में अंतर, भाई ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसको कर लेना कंप्लीट, है ना। कक्ष व कक्षक में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है प्रेरणिक प्रभाव क्या है ना, इसके कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो प्रेरणिक प्रभाव को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहेगा यहाँ पे। इसको कैसे दर्शाते हैं, तो इसे ये ऑप्शन में बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में वर्णाग्र द्वारा इसे दर्शाते हैं, इस तरीके से ये रहेगा आपका, है ना। तो यहाँ तक हम सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आई होप कि इतने क्वेश्चन हमारे लिए बहुत हैं, और मैं जल्दी ही ऐसी कोशिश करूँगा कि जल्दी ही मैं आपको और सारे क्वेश्चन दे सकूँ, है ना। आपको अन्य के सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।